हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द स्टडी यूटी मैकेनिकल यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर देन सब्सक्राइब एंड बी ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल फैमिली। तो हम लोग आरके जैन को सॉल्यूशन कर चुके हैं पूरा, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आर एस खुरमी को। आर एस खुरमी का हम लोग इंडस्ट्रियल का जो 2 पार्ट वीडियो आ चुका है, आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर एस खुरमी का थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और इससे पहले कि हम लोग आर एस खुरमी का थर्मोडायनेमिक्स को सॉल्व करें, हम लोग जो है कम्युनिटी टैब में देखिए, जब आप होम पे जाइएगा हम लोग के चैनल का, तो होम के बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आर के जैन का सारा सॉल्यूशन। कम्युनिटी टैब में जाइएगा तो कम्युनिटी टैब में डेली हम क्वेश्चन डालते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप उसको भी उसको जाइए और उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कम्युनिटी टैब, और कम्युनिटी टैब में देखिए क्वेश्चन रहेगा, जैसे हर क्वेश्चन ऑफ द डे इसमें डालते हैं। इसमें हम पूछे थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन। नीचे में आपको ऑप्शन रहेगा कार्नोट, जूल, रैंकाइन और ऑटो। इसमें आपको कोई भी जैसे वोट मिलता है, जैसे देखिए 20 वोट मिला 1 डे में, यानी 20 आदमी इसको वोट किया, जिसमें से सबसे ज़्यादा किया रैंकाइन साइकिल को, फिर ऑटो साइकिल को। तो आप इस तरह जाके इसको पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। डेली बेसिस पे हर दिन डाला जाता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा हम लोग का, तो आपको प्लेलिस्ट में देखिए मिल जाएगा आपको। देखिए अभी हम लोग जस्ट आर एस खुरमी को स्टार्ट किए सॉल्यूशन करना, जिसमें पहला हम लोग इंडस्ट्रियल को सॉल्व किए। इंडस्ट्रियल का 2 वीडियो आ चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर वाइज भी ले रहे हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर ले रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज ले रहे हैं, जिस 6 वीडियो डाला गया है। इसके अलावा आर के जैन का फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाए हर सब्जेक्ट का। जैसे देखिए थ्योरी ऑफ मशीन का जो है 34 वीडियो डाला गया है आर के जैन का। इसके अलावा आर के जैन का जो हीट ट्रांसफर, इसका 2 वीडियो डाला गया है। इसके अलावा जो है आपको मिल जाएगा अदर सब्जेक्ट, जैसे कि नीचे में देखिए यहाँ पे आर के जैन का मिल जाएगा आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का 20 वीडियो। उसके बाद सोम का मिल जाएगा 28 वीडियोस। इसके अलावा नीचे में देखिए आपको मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का मिल जाएगा 30 वीडियोस। उसके अलावा नीचे मिल जाएगा आपको हाइड्रोलिक मशीन का 12, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 6, प्रोडक्शन का 25 एंड द लास्ट द नॉट लिस्ट दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, इसका मिल जाएगा 28 वीडियो। तो आर के जैन का पूरा सॉल्यूशन किया गया है, सिर्फ कुछ बाकी है, आईसी इंजन का कुछ बाकी है एंड मैकेनिक्स का कुछ बाकी है। वो सारा को हमको कराना है, जो कि वीडियो अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर एस खुरमी का थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है। आर एस खुरमी का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का आज से सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए डेफिनिट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस टेक प्लेस इज नॉन एज। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी एक बॉडी, एक सिस्टम को लेते हैं, उसमें हम लोग कोई चीज़ स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो सिस्टम हो जाता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम क्या है, जिस बॉडी में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आवर सिस्टम। बाहर जो सिस्टम के बाहर होता है उसको हम लोग बोलते क्या है, सराउंडिंग बोलते हैं। और जो सिस्टम को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है, दैट इज कॉल्ड मेरा बाउंड्री। और जब सिस्टम और बाउंड्री दोनों को, यानी इन दोनों को सबको ले लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाता है, यूनिवर्स हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आया, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लोज सिस्टम। तो इसमें देखिए 3 तरह का सिस्टम होता है, राइट। 3 तरह का सिस्टम क्या क्या होता है, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और एक होता है ओपन सिस्टम। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, और एक होता है आइसोलेटेड। ओपन में क्या होता है, इसमें आपका जो एनर्जी है, एनर्जी और आपका जो एनर्जी के साथ साथ जो मास है, वो दोनों जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, इन और आउट दोनों कर सकता है। लेकिन अब अगर हम लोग क्लोज का बात करें, तो क्लोज में केवल जो है एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, इन और आउट होता है, लेकिन मास इंट्रैक्शन नहीं होता है। अगर आइसोलेटेड का बात करें, आइसोलेटेड में ना तो मास और ना ही आपका एनर्जी, किसी का भी इंट्रैक्शन नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ क्लोज देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट 2 का, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री। इज इट करेक्ट और नॉट। तो ये जो है बिल्कुल आपका सही है कि मास जो है वो आपका ट्रांसफर नहीं करता क्लोज सिस्टम में। अगर ओपन सिस्टम का बात करते हैं, हमको क्या पता, ओपन में क्या होता है, दोनों वर्क और हीट दोनों क्या करता है, बाउंड्री को क्रॉस कर देता है, ठीक है। सिस्टम टू बाउंड्री और बाउंड्री टू सिस्टम आ जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसमें क्या होगा, बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड के बारे में हम लोग पता क्या है कि मास और एनर्जी कोई भी ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। तो एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर हीट नॉर वर्क मास ऑफ द सिस्टम जो होता है क्रॉसेस द बाउंड्री। बिल्कुल सही है बात बोल रहा है, ये ट्रू है बात, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 5th नंबर में क्या बोल रहा है, इज एन
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था, तो प्रॉपर्टी होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मीन्स क्या होता है, इंटेंसिव मीन्स इंडिपेंड ऑफ मास, राइट, और एक्सटेंसिव मीन्स डिपेंड ऑफ मास। देखिए इन से पकड़िएगा, इंडिपेंड यानी मास पे जो इंडिपेंड रहता है, मास पे डिपेंड जो नहीं रहता है। जैसे कि क्या, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ले लीजिए आप कोई मग में, राइट, एक मग बड़ा सा आप टब लीजिए, टब में मान लीजिए 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर को पानी को गर्म करने के लिए हमको कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एक बूंद को भी लेंगे तो एक बूंद को भी गर्म करने के लिए कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। इट मीन्स वो मास पे डिपेंड नहीं किया, मास अगर छोटा हो गया, पहले लिए 10 लीटर और फिर एक बूंद लिए तो फिर भी उसका मास पे डिपेंड किया नहीं किया। इट मीन्स कैसा प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी एक्सटेंसिव को है जो मास पे डिपेंड करता है। तो यही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोला, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, एक्सटेंसिव वर्क इज डन, एक्सटेंसिव एनर्जी यूटिलाइज। तो इसका कोई भी आंसर नहीं है क्योंकि ये मास से रिलेटेड है एक्सटेंसिव, ठीक है, ये मास डिपेंडेंट रहता है। तो डी हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबव। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज सेड टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुज वैल्यू फॉर the entire system dash the sum of the value for the individual parts of the system। तो देखिए यहाँ बोल क्या रहा ना कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसका जो वैल्यू होता है ना वो सम ऑफ को इंडिविजुअल करेंगे तो क्या इक्वल होता है या नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये समेशन इक्वल नहीं होता। क्यों, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग को क्या पता है, इंडिपेंड ऑफ मास, यानी ये इतना बड़ा अगर मास में लिए, जैसे दूध का पैकेट लिए, दूध का पैकेट लिए और दूध का पैकेट हम लोग इतना बड़ा, दूध के पैकेट को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, तो 2 पार्ट में अगर हम लोग बांट दिए तो इसमें जो मिल्क में जितना रहेगा ना, दूध जितना रहना चाहिए, दूध का जो क्वांटिटी है, जैसे लैक्टिक एसिड है या फिर जो उसमें मिठास है या फिर जो वाइटपन है, वो जितना इसमें रहेगा उतना इसी पार्ट में रहेगा। हमको उसको छोटा करने से कोई अंतर नहीं। लाइक समझ लीजिए कि चाय बनाए, चाय का एक कप बनाए, ये समझ लीजिए कप है और इसमें चाय है, इतना सारा चाय है, और इस चाय के कप को 2 कप में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो क्या इसमें जो शुगर और मिल्क का है उसका रेशियो घट जाएगा, नहीं ना, सेम का सेम रहेगा। तो ये डिपेंड किया नहीं किया उस चीज़ पे, यानी कि इसको अगर हम छोटा छोटा पार्ट पे कर देंगे ना तो छोटा छोटा को इसमें जितना रहेगा, इस छोटा छोटा पार्ट में जितना आप उसका प्रॉपर्टी रहेगा उतना ही बड़ा प्रॉपर्टी में भी रहेगा, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स क्या होगा, इट्स नॉट इक्वल टू द समेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इन किसका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। अगर आप बात करें प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज value for the entire system is equal to the sum of the value for the individual part of the system is called extensive property। तो इसका 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट जैसे मास है, मास को हम लोग लेते हैं, मास सिंपली जैसे ये 4 kg का है तो 4 kg है और इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, मतलब ये 2 kg का और ये 2 kg का। लेकिन अब देखिए 2 kg, तो क्या अब दोनों इंडिविजुअल को अगर दोनों को जोड़ देंगे 2 + 2 kg तो क्या इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। यानी इंडिविजुअल पार्ट्स को जब हम लोग समेशन कर देंगे तो मेरा जो इक्वल निकलता है, समेशन जो निकलता है इंडिविजुअल पार्ट का वो इक्वल रहता है जो मेन पार्ट का रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, वही बोल रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िए, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू, इंटायर सिस्टम जो 4 kg था वो इक्वल टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम, मतलब 2 + 2, ये क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ये राइट है 7 का ए। 8 नंबर क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक्सटेंसिव मीन्स क्या होता है, जो मास पे डिपेंड नहीं, मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मास पे डिपेंड कौन करेगा, वॉल्यूम करेगा। बाकी देखिए टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारा जो है कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये लोग मास पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर एक रूम का, जैसे बड़ा सा रूम ले लिए, इस रूम का हम लोग, इसका प्रेशर है 50 पास्कल, तो रूम का अगर हम लोग बीच में दीवार दे देंगे तो प्रेशर दोनों तरफ कम हो जाएगा, नहीं ना, उसका सेम रहेगा प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव है। उसी तरह टेम्परेचर भी आपको बताएं, टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस बूंद रहे या फिर 1 लीटर रहे, वो 100 डिग्री में ही होगा, तो भी हो गया इंटेंसिव। उसी तरह डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, जैसे एक वॉल्यूम में कितना मास है, तो क्या बताया था, जैसे डेंसिटी होता है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आता है, मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। तो मान लीजिए 1 kg है, 1 kg में आपका 20 ग्राम है, 1 kg में 20 ग्राम है, तो अगर हम लोग 4 kg ले लेंगे तो 4 kg में क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग 4 kg ले लिए तो अगर 1 kg में 20 ग्राम तो 4 kg में कितना होगा, 4 दूनी के 80 ग्राम। यानी कि इसको भी 4 kg को हम लोग अगर 1 kg में बांटे तो 1 kg में 20 ग्राम तो होगा ही ना। तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाता है क्या, इंटेंसिव। तो आपका डेंसिटी भी इंटेंसिव, इसलिए ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर इंटेंसिव नहीं होगा, प्रेशर भी इंटेंसिव। आपका क्या बचा, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है
तो आपका बच गया क्या, वॉल्यूम आपका बच गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये मास पे डिपेंड करेगा, बाकी चीज़ मास पे डिपेंड नहीं करता है। वो मास छोटा रहे बड़ा रहे, प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर सब सेम रहता है, ठीक है। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन उसी बेस पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव, मतलब जो इंडिपेंड ऑफ मास रहता है, तो इसमें क्या टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया ये होगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्या है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज, तो जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो इंटेंसिव हो जाता है, क्यों होता है हम बता रहे हैं। देखिए हम वॉल्यूम क्या बोले थे, वॉल्यूम आपका होता है एक्सटेंसिव, लेकिन जैसे स्पेसिफिक लगता है ना तो वो मास पे क्या होता है, मास से हो जाता है डिवाइड। तो मास यानी वॉल्यूम जो मास का डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे स्पेसिफिक लगा मास से डिवाइड कर दिए तो उसका मास कट गया, तो क्या हो गया, एक्सटेंसिव से मेरा बन गया क्या, इंटेंसिव बढ़ गया। गॉट इट। ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी जो है वो आपका लिक्विड फेज जो है वो अकर नहीं होता है, तो ये कहलाता क्या है आपका -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। गॉट इट। ओके, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होता है। तो देखिए जो मेरा अगर हम लोग लेते हैं करेक्ट, तो सबसे नीचे में जो रहता है इसमें हम लोग बोलते हैं एक वैक्यूम लेते हैं, इसको हम लोग क्या इसको लेते हैं, इसको लेते हैं या तो हम लोग वैक्यूम बोलते हैं कंप्लीट वैक्यूम, या फिर इसको हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको क्या लेते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसके ऊपर में रहता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब हम लोग जब एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं तो ऊपर मान लीजिए इस पॉइंट तक करना है, तो ये मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से यहाँ तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऊपर वाला जो जाता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव गेज प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हम लोग मेजर करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव गेज प्रेशर, समझ आया। अगर इसी तरह हम लोग गेज प्रेशर यहाँ नीचे तक आता है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, गेज प्रेशर को, जिसको नेगेटिव गेज प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर ही बोलते हैं। चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ वीडियो, ठीक है, मतलब फोटो दिखाता हूँ। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ये जो मेरा नीचे में रहता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो या फिर वैक्यूम कंप्लीट वैक्यूम, इसको कंप्लीट वैक्यूम बोलते हैं। और जो ये वाला लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि रहता है कितना 1.013 बार या फिर 760 mm ऑफ Hg। और जो एब्सोल्यूट प्रेशर रहता है इसको हम लोग कंप्लीट वैक्यूम बोलते हैं कहाँ पे, -273 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं। अब जो मेरा ऊपर में रहता है ये मेरा रहता है क्या, एब्सोल्यूट। तो अगर हम लोग देखते हैं क्या है, जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव गेज। तो हम लोग जो जाते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक से ऊपर जाते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज, और जो नीचे आते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव गेज, और नेगेटिव गेज को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम गेज, राइट। तो अगर हम लोग ऊपर वाला एब्सोल्यूट लेते हैं, देखिए ब्लैक कलर में लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस ऊपर में गेज प्रेशर, ठीक है। और अगर हम लोग और को लेते क्या है, नीचे वाला लेते हैं, अगर ये एब्सोल्यूट प्रेशर, ये जो है और एक ब्लैक में यहाँ दिखाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसके लिए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर। बात समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में लौटते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। 13 में क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एज द सी लेवल। तो देखिए ये आपका 1.013 तो होता ही है, 707 mm ऑफ Hg भी होता है, और यहाँ पे बार जो होता है वो 10⁵ होता है, ठीक है। 5 है तो यहाँ पे 0.00 ये 3 से जब कट जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो ये आपका ये भी हो जाएगा, मतलब और अब द अबव जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 बार, द वैल्यू ऑफ 1 बार, द वैल्यू ऑफ 1 बार कितना हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ 1 बार इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 × 10⁵, और बार का क्या होता है, बार होता है पास्कल, और पास्कल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर हो जाता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बिकॉज न्यूटन और एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10⁻1 बार इक्वल टू 10⁵। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 14 का। 50 नंबर क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 133 यानी 133.3, और चूंकि बोल रहा है Hg माई प्रेशर, और प्रेशर इक्वल टू क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर में बोल रहा है इज द क्या बोल रहा था, रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज,
देखिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे प्रेशर P जो प्रेशर दिया, गेज प्रेशर दिया आपका 25 दे दिया, 25 गेज प्रेशर दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका दे दिया क्या 1.03 एंड आपका G का वैल्यू दिया इतना, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो हमको एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, P एब्सोल्यूट इक्वल टू होता है P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, यानी दोनों को सिर्फ जोड़ देना है, ठीक है। यानी कितना यहाँ पे 25 है और आपका 1.3, तो 25 एंड यहाँ अगर हम लोग 1.03 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 1 26.03, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका है P आपका गेज P यानी गेज प्रेशर कितना दिया था 25 दिया था, राइट। और P आपका एटमॉस्फेरिक कितना दिया 1.03 बार, और G का वैल्यू, तो G का यूज हो ही नहीं क्योंकि हमको जानते हैं क्या P एब्सोल्यूट इक्वल तो P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P मेरा गेज दिया 25 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया 1.03, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26.03 बार। तो यानी कि 16 का करेक्ट आंसर क्या आपका हो जाएगा, 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलते क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन एंड 260 mm ऑफ Hg प्रेशर इज टर्म एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे RS खुरमी में दिया है ऑप्शन ए यानी नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन नहीं नॉर्मल नहीं होता, ये स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड में जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 273 डिग्री केल्विन और 760 mm ऑफ Hg। बात समझ में आया। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड वॉल्यूम मानते हैं तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं 22.4 लीटर। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर का बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है 293 यानी 293 केल्विन जो कि 20 डिग्री सेल्सियस में होता है, और नॉर्मल प्रेशर आपका आता है 1 एटमॉस्फेरिक। बात समझ में आया। तो याद रखिएगा ये आपका जो होता है 273 और 760 ये होता है स्टैंडर्ड, और नॉर्मल होता है 293 और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ओके 18 में बोल रहा है क्या, द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी का यूनिट सिंपल जूल होता है, ठीक है। 19 नंबर में क्या बोल रहा है, तो SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। तो ये जो करेक्ट आंसर है। कैसे, क्योंकि बेसिकली पावर इक्वल टू क्या आता है, हम लोग सबसे पहले निकालते क्या है वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, वर्क डन इक्वल टू हो जाता है मेरा, वर्क डन हो जाता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब वर्क डन में हम लोग टाइम कर देते डिवाइड, तो वर्क डन में टाइम जब डिवाइड करते तो ये मेरा बन जाता है क्या पावर। तो यहाँ पे फोर्स इनटू जो आपका डिस्प्लेसमेंट था ही, और लास्ट में नीचे आगे क्या टी आ गया। तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मेरा पावर का यूनिट। यानी कि पावर क्या हो जाएगा फोर्स, यानी कि अगर इसका हम लोग यूनिट देखेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और आपका डिस्प्लेसमेंट का हो जाता है न्यूटन मीटर, एंड नीचे टाइम था तो टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड आपका पावर का यूनिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या बोला, पहला देखिए 19 नंबर में कि SI यूनिट इज किलोवाट, ये किसका है पावर का, तो ट्रू है। अब 20 नंबर बोला 1 किलोवाट यूनिट इज, देखो किलोवाट क्या होता है बेसिकली पावर का यूनिट, और पावर का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो आप ढूंढिए यहाँ पे न्यूटन मीटर पर सेकंड किस में है, एक तो आपका फर्स्ट में है, फिर सी में है एंड डी में है। उसके बाद बोला क्या किलो, किलो मीन्स क्या आता है, किलो मीन्स होता है 10⁻³ यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 20 का हो जाएगा। 21 1 किलो जूल इज इक्वल टू, तो याद रखिएगा 1 किलो जूल, ठीक है 1 किलो जूल। तो 1 किलो जूल इक्वल टू कितना होता है, ये आपका हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर, यानी जूल 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 दैट इज कॉल्ड माय वर्क डन। जूल जूल किसका होता है आपका यूनिट, वर्क डन का। वर्क डन इक्वल टू मैंने आपको क्या बताया था अभी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा मीटर, यानी कि 1 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। 22 द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो 4.187 होता है। ओके न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द थर्मल कैपेसिटी एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम, यस दिस इज करेक्ट आंसर। जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है थर्मल कैपेसिटी का और उसके इक्विवेलेंट सब्सटेंस का वो आपका सेम होता है, राइट। ओके 24 क्या हो रहा है, द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेड, दिस स्टेटमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो ये कौन किया था, ये जूल्स लॉ किए थे, ठीक है। जूल्स लॉ यही कहता है कि जो आपका एनर्जी है और आपका हीट है ये म्यूचुअली कन्वर्टेड है, मतलब ये पूरी तरह से इसको कन्वर्ट हो सकता है हीट एनर्जी में और एनर्जी हीट में। मेरा बात समझ में आया। तो ये हो गया 24 क्वेश्चन नंबर। 25 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या बोला फर्स्ट द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमिना,
ओके। सेकंड में क्या बोल रहा है, द हीट एंड वर्क प्रेजेंट एंड द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। एंड सी बोल रहा है द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। तो 25 का डी आपका टोटल हो जाएगा। अब वाई बिकॉज हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये सबको पता ही होगा, होता ही है। सी नंबर क्या बोल रहा है, हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री, ये क्रॉसेस बाउंड्री को भी करता है ऑफ द सिस्टम को, राइट। ए नंबर में क्या बोला है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना, तो ये बाउंड्री फिनोमिना होता है, पाथ फंक्शन होता है और ये क्रॉसेस बाउंड्री को भी करता है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है व्हेन द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड वन देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ स्टेटमेंट में क्या बोला, सिंपली कि आपका टू बॉडी है, ये एक बॉडी है ए और ये बॉडी बी है, और आपका जो ए बॉडी है, ये ए बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, और ये जो बॉडी है बी, ये बॉडी इसके साथ इक्विलिब्रियम है। तो ये भी आपस में जो है, आपस में इन लोग इक्विलिब्रियम होगा। बात समझ में आया। ये वन बॉडी है, दूसरा है, और ये तीसरा है। अगर वन तीसरा के साथ इक्विलिब्रियम में है, दूसरा भी तीसरा के साथ, तो वन और दो आपस में इक्विलिब्रियम होगा। और ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। अब देखिए 27 क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, ये आपका डील करता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स एनर्जी इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बताता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए तो बोला है ना। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स क्या बता है कि कंजर्व रहता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि ये रिमेन कांस्टेंट रहता है, ओनली चेंज होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग चलते हैं। 29 में बोल रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉट बी, मतलब एनर्जी कैन नाइदर नॉर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात वही स्टेटमेंट बोल रहा था। ये कौन बोलता था, सिंपल ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। केल्विन प्लस स्टेटमेंट क्या बोलता है, केल्विन प्लस स्टेटमेंट आपको बोलता है कंजर्वेशन, देखिए जो ये है ये सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ है केल्विन प्लैंक, और सेकंड लॉ में क्या बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। हम लोग सेकंड लॉ में पढ़ते हैं कि वर्क को जो हम लोग हीट में, यानी हीट से हम लोग वर्क में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बताता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 में क्या बोल रहा है, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेड, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेड, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो ये जो है ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये जो आपका है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेड, राइट। तो ये आपका हो गया 31 का बी इज द करेक्ट आंसर। 32 क्या बोलता है, मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी नॉन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। तो हम लोग टेम्परेचर किससे लेते हैं, याद रखिएगा आप, जीरोथ लॉ से हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, जीरोथ लॉ से टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। अगर फर्स्ट लॉ का बात करें तो फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, फर्स्ट लॉ में हम लोग करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अगर सेकंड लॉ की बात करें तो एंट्रोपी। जीरोथ हो गया टेम्परेचर के लिए, अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, और आपका जो सेकंड हो गया ये आपका किसका बात करते हैं, एंट्रोपी का बात करते हैं, ठीक, एंट्रोपी जनरेशन का। ओके। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ मशीन विच वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज परपेचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड। नहीं, जो परपेचुअल अगर फर्स्ट लॉ को अगर वायलेट कर रहा तो वो परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, अगर सेकंड लॉ को वायलेट कर रहा तो सेकंड हो जाता है, ठीक है। और ये बोलता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या वायलेट करता है, और ये स्टेट देता है कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो आपका ये बोलता है परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड की ऐसा मशीन को बनाना इम्पॉसिबल है जिसको विदाउट कुछ एनर्जी जो वो वर्क डन करे। अब कोई भी मशीन है, जैसे हम लोग मशीन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देते तब जाके वर्क डन करता है ना, तो परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलता है कि विदाउट एनर्जी दे के हम मशीन से काम करा सकते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये वायलेट करता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ओके। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि अ परपेचुअल मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज, तो याद रखिएगा ये मशीन बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई, बिकॉज परपेचुअल मोशन मशीन जो है ये बनाना इम्पॉसिबल है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अ परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट मोशन ऑफ, देखिए केल्विन प्लैंक जो दिया था वो सेकंड लॉ को दिया था, इसीलिए इसका बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड लॉ इज द करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। ओके।